हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 12 जून के नाम से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और हम इसमें बारी बारी से आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स, जिनमें यूपी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप एनडीए, सीडीएस या अन्य ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए समान रूप से ये बहुत ही उपयोगी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से जो इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो, चाहे वो साइंस टेक से हो या फिर डिफेंस से हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये एक प्रयास रहती है कि हम रोज़ टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं डेली के डोज के नाम से। तो आज का डेली का डोज 12 जून के नाम से आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ने की कोशिश करें। आप अपने जानने वालों में जो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको आप अपने साथ लेने की कोशिश करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो ये हमारा फैमिली है एग्ज़ाम वॉरियर का, ये और बृहद रूप धारण कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से, एक आज के सुविचार से, कोट ऑफ द डे से। तो आज का जो कोट है वो है, समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता होता है कि अगर समय की आप बर्बादी करोगे तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो अंधकारमय हो जाएगा। ये कहते हैं कि जितना आप समय को सम्मान दोगे, समय भी आपको उतना ही सम्मान देगा। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि आप लोगों ने एक संस्कृत में सुना होगा, एक जैसे कि एक लाइन है संस्कृत में कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय का जो बर्बादी करते हैं, उनका विनाश होना तय होता है। तो फ्रेंड्स, समय को हमेशा आपको सम्मान देना है। आप अपने समय का यूटिलाइज कीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़े हो, किसी भी रूप में आप जीवन जीने के क्रम में समय की बर्बादी को बचाएं और समय का हमेशा सदुपयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आज के सेशंस की ओर और प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट से संबंधित क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है जस्टिस राहुल सचदेवा, दूसरा है जस्टिस संजय यादव, तीसरा है जस्टिस प्रमोद यादव, चौथा है जस्टिस अनिल कुमार। तो मैं आपको सही आंसर पहले बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो है जस्टिस संजय यादव। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हम करते हैं या फिर जस्टिस की बात करते हैं, तो ये सारा जो अधिकार होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चाहे वो हम चीफ जस्टिस की बात करें या फिर जस्टिस की बात करें या जजेस की बात करें, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप सबों ने अगर तैयारी के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 217 जो संविधान में आर्टिकल 217 है, उसमें ये उल्लिखित है कि चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, जिनका नाम है जस्टिस संजय यादव, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति पे मुहर लगाई है और यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को
14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जस्टिस संजय यादव जो थे वो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। फिर अगर हम जस्टिस यादव के अगर कैरियर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, जस्टिस संजय यादव, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इंग्लैंड के निम्नलिखित में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से ये क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट्स सेक्टर से, जिससे हमेशा प्रश्न बनने की संभावना होती है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि वह कौन से बॉलर हैं इंग्लैंड के जिन्होंने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, दूसरा है ओली रॉबिन्सन, तीसरा है जोफ्रा आर्चर, चौथा है जोस बटलर। तो इसमें जो सही आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, तो सही आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये कारनामा उन्होंने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में, जब उन्होंने बॉलिंग संभाली थी। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये उन्होंने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच चल रहा था उसके दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, जब इन्होंने जेम्स एंडरसन ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कुक के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कुक ने 2006 से 18 के बीच 161 इंटरनेशनल टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। और एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, ये है एंडरसन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में हमने अभी जाना। और इन्होंने अभी हाल ही में एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है जेम्स एंडरसन और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, मतलब जिनके पास कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम नहीं करते, ये फुटकर विक्रेता के रूप में, जैसे कि हम रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, तो इस तरह के जो श्रमिक होते हैं ये असंगठित क्षेत्र को होते हैं। इनकी कोई अपनी पहले आइडेंटिटी नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी काम करते हैं। तो इस तरह के श्रमिकों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप की लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा झारखंड और चौथा गुजरात। तो इसमें सही जवाब है गुजरात। ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल से क्या लाभ होगा? जो गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में जो शुरू की गई है, तो इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, ताकि इन लोगों के कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है स्मार्ट कार्ड प्रदान करने की। तो जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस ऐप के जरिए, इस पोर्टल के जरिए, जो ई निर्माण नाम है इस पोर्टल का, तो जो भी मजदूरों के हित में जो भी निर्णय लिए जाते हैं और इन्हें जिस जिस तरह के लाभ के ये भागी होते हैं, उन लाभों को उठाने में ये सक्षम हो पाएंगे। और उसके खातिर इनको स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा, स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी हैं, आप सबको पता होगा, उन्होंने ई निर्माण पोर्टल को और उसके मोबाइल ऐप को अभी लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण
प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें यू विन कार्ड दे दिए गए हैं। तो ये जो स्मार्ट कार्ड की बात की जा रही है उसका नाम है यू विन कार्ड, जिसके जरिए मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाएगा और उनसे संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो लॉन्च की जाएगी उसका लाभ वे उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये महत्वाकांक्षी योजना गुजरात सरकार की है और ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी इस तरह के प्रश्नों को डील किया था, तो ये विश्व बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी के लिए 2022 में इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, इसमें कितनी वृद्धि होगी, उससे संबंधित ये प्रश्न है और उसमें विश्व बैंक के द्वारा कितना अनुमान, कितने प्रतिशत की अनुमान लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से विश्व बैंक की अगर हम बात करें या फिर आईएमएफ की बात करें या फिर और भी एजेंसियां हैं जो रेटिंग एजेंसियां हैं, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की, फिर क्राइसिल की, तो ये सब एक देश की अर्थव्यवस्था के जो जीडीपी का विकास दर है उस पर हर वित्तीय वर्ष में एक अनुमान पेश करते हैं, एक आंकड़ा बताते हैं कि किस देश की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की जाएगी या वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स विश्व बैंक के बारे में। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 4.5%, दूसरा है 7.5%, तीसरा है 9.5% और चौथा है 8.5%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 7.5%। 7.5% की विकास दर जो जीडीपी की है वो विश्व बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022 के लिए ये अनुमानित की गई है। इस तरह का अनुमान उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। और इसके पीछे जो कारण है फ्रेंड्स, तो ये आप सबको पता है कि जैसे कि हम अभी कोरोना महामारी के दूसरे लहर से गुजर रहे हैं, जो सेकेंड वेव जो आया है हमारे देश में 2021 में, इससे हमारे अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हमारा जो विकास का जो गति है वो एक तरह से रुक सी गई है। तो इसलिए ये विकास दर जो विश्व बैंक के द्वारा प्रोजेक्टेड की गई है वो कम की गई है 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में इकोनॉमी सेगमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ये एक वित्त वर्ष में विश्व बैंक के द्वारा जो 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर की जो अनुमान है वो 7.5% की रखी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, जो भारत की एक शीर्षस्थ जो बैंकिंग संस्था है, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। और रिजर्व बैंक ही बाकी जो भी अन्य बैंक है उसके द्वारा उनके लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी करती है। तो इसी रिजर्व बैंक की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं, जिसके डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल में कितने साल का एक्सटेंशन दिया गया है, कितने साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 3 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 2 साल और चौथा 1 साल। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है 2 साल। तो 2 साल के लिए आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरबीआई में जो एक गवर्निंग बॉडी होती है, मुख्य रूप से उसमें एक गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो गवर्नर का नाम आप सबको पता होगा। अभी जो वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, और इसके अलावा 4 और डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक की बात अभी हम कर रहे हैं महेश कुमार जैन की, जिनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। तो ये डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया था। और रिजर्व बैंक में नियुक्ति के पहले
उनके अगर कैरियर की बात करें तो वो आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी रह चुके थे, और माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ये बैंकिंग सेक्टर से और इकोनॉमी सेगमेंट से इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एक बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर से आ रहा है, इकोनॉमी सेक्टर से आ रहा है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है डीसीबी बैंक, दूसरा बंधन बैंक, तीसरा देना बैंक और चौथा धनलक्ष्मी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की है। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। और और अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और अगर हम चंद्रशेखर घोष की बात करें, उनके करियर की बात करें, तो वो भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। और इन्होंने 2001 में एक नॉन प्रॉफिटेबल उद्यम जो है इनका, गैर लाभकारी जो उद्यम है, उसके रूप में बंधन की स्थापना यानी बंधन बैंक की स्थापना इन्होंने की थी, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अगर हम बात करें, बंधन बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो एक माइक्रो फाइनेंस के कंसेप्ट पे शुरू किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे सेक्टर के जो मजदूर होते हैं, व्यापारी होते हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें, तो ये एक जो माइक्रो फाइनेंस में जो बैंकों की जो व्यवस्था होती है, उसमें प्रतिदिन के आधार पे, महीने के आधार पे ये इनको अपने व्यवसाय करने के लिए लोन भी देती है, और समय समय पे इनको कुछ राशि भी मुहैया कराई जाती है, जिससे इनको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये इकोनॉमी और कॉरपोरेट सेक्टर से इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये जो खबर आ रही है, ये कोरोना संक्रमण के, ये जो महामारी का दौर है, कोविड-19 के महामारी का दौर है, तो इसमें ऐसे बहुत से दुनिया भर में ऐसे देश हैं जो इस वैक्सीन के कॉस्ट को वो वहन नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इस बीमारी से लड़ना और भी भयावह स्थिति हो जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, कुछ महीने पहले ही इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो ये जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने कोरोना महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है, जिसके तहत सबसे गरीब देशों को फाइजर कंपनी के द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है कोविड-19 की, उसके खुराक को दान देने की घोषणा की है। तो ये दान जो है वो, उसकी संख्या क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 500 मिलियन, दूसरा है 400 मिलियन, तीसरा है 300 मिलियन, चौथा है 200 मिलियन। तो फ्रेंड्स, 500 मिलियन जो सही आंसर है वो है 500 मिलियन खुराक को दान देने की घोषणा अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से की गई है, इस तरह की घोषणा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 को, इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखा है। और अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 जो लो इनकम वाले देश हैं और अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए
500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और दान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक वैश्विक स्तर पर कोवैक्स गठबंधन किया गया है, जिसमें जो भी देश, अगर वो लो इनकम वाले देश हैं या फिर गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्री में खासकर जो अफ्रीकी संघ के जो देश हैं, वो इस वैक्सीन की जो कीमत है और इतने इसके खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हैं और कोरोना महामारी से लड़ने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक तरह का ये गठबंधन बनाया गया है, कोवैक्स गठबंधन, जिसके तहत उन देशों को भी वे वैक्सीन की खुराक दी जाती है, मुहैया कराई जाती है। जो बड़े देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो इस तरह की जो दान के रूप में जो वैक्सीन है, इस तरह के खुराक मुहैया कराते हैं। निम्न आय वाले देशों के, गरीब श्रेणी के जो देश हैं, जो इस वैक्सीन की कीमत को वहन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, इस तरह के प्रश्न, जैसा कि कोविड से रिलेटेड प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका है और ये महामारी जो है ये काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुका है और ये दूसरा वेव है जो हम पूरे वर्ल्ड वाइड इसको देख रहे हैं और इसके चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पता करना है वो कौन सा देश है जो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा रूस और चौथा चाइना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना ने हाल ही में विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि चाइना, और अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो चाइना और यूएस के बीच, अमेरिका के बीच हमेशा एक ट्रेड वार की स्थिति बनी रहती है। तो इस स्थिति से चाइना अपने हितों की रक्षा करना चाहता है और जो भी कंपटीटर हैं उसके मार्केट में, और अगर हम खास करके बात करें यूरोपियन कंट्री की या फिर अमेरिका की बात करें, तो आए दिन चाइना के अगर जो अनचाहे जो गतिविधियां होती हैं, जो व्यापार में वो गाइडलाइंस की जो होती हैं व्यापार के, एक स्वस्थ व्यापार न करके वो प्रतिस्पर्धा के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। तो इसके लिए आए दिन चाइना पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर हम खास तौर पे बात करें तो अमेरिका के द्वारा और यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं उनके द्वारा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए चाइना ने अपने देश में एक नया कानून पारित किया है, ठीक है, जो ये विदेशी प्रतिबंध जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, ठीक है, तो उससे ये बचने का एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है। और चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत भी करता रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये रिसेंट का जो इवेंट है जिसमें चाइना ने एक नए कानून का निर्माण किया है। किस लिए? तो वो विदेशी प्रतिबंधों से बचने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान मंत्रालय भारत सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के खनन नीति सचिवालय के बीच किस संबंध में सहयोग संबंधी समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कोयला खानों के आवंटन के संदर्भ में, दूसरा है खनिज संसाधन के क्षेत्र में, तीसरा है बॉक्साइट के उत्खनन के क्षेत्र में, चौथा है अभ्रक के खनन के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये दो समझौता हुआ है भारत सरकार और रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना के बीच, तो आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है खनिज संसाधन के क्षेत्र में, मिनरल्स के क्षेत्र में इस तरह का एक सहयोग समझौता संपन्न किया गया है इन दोनों देशों के बीच में। तो जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो खनन विभाग है भारत सरकार का, और अर्जेंटीना गणराज्य का जो खनन नीति के सचिवालय हैं, इन दोनों के बीच सहयोग संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते का अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है लिथियम का उत्खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं को तलाशना और पारस्परिक लाभ हेतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज,
तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में कि इस तरह का एग्रीमेंट भारत सरकार और रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना के बीच किस क्षेत्र में हुआ है। तो आपका जवाब होगा खनिज संसाधन के क्षेत्र में, मिनरल्स के क्षेत्र में इस तरह का समझौता अभी हाल ही में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो समझौता होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम ओबिचुअरी सेक्शन में जो निधन के सेक्शंस होते हैं, जो ओबिचुअरी सेक्शन जैसे कि आप वनडे एग्जाम्स में देखते हो तो अलग अलग सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अवार्ड्स के सेक्शंस हो गए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हो गए, फिर ओबिचुअरी से रिलेटेड सेक्शंस हो गए। तो ये ओबिचुअरी सेक्शन का ये प्रश्न है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो एक काफ़ी ख्याति प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जिनका हाल ही में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है डॉक्टर अशोक पनगड़िया, दूसरा है डॉक्टर संजय यादव, तीसरा है डॉक्टर प्रमोद यादव और चौथा है डॉक्टर अनिल कुमार। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण के वजह से उसमें जो कॉम्प्लिकेसी आ गई जिसके वजह से इनका निधन हो गया है। और ये प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे और मेडिकल शोधकर्ता थे और एक एजुकेशनिस्ट भी थे। तो ये बहुत एक बड़ी शख्सियत थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। और अगर इनके हम बारे में, इनके बायोग्राफी के बारे में बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1950 में जयपुर में हुआ था, जो राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम अशोक पनगड़िया जो थे वो भारतीय रक्षा बलों के मानद न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारतीय रक्षा बलों के एक मानद न्यूरोलॉजिस्ट थे और वे दिशा नामक एनजीओ के चेयरमैन भी थे। जो दिशा नाम की इनकी गैर लाभकारी संस्था थी उसके ये चेयरमैन भी थे। और चिकित्सा श्रेणी में अगर इनकी उपलब्धियों की, इनके सम्मान के बारे में, इनके कैरियर के बारे में और भी हम बात करें तो ये चिकित्सा क्षेत्र में जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार, उससे इनको नवाजा गया था। डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार आप सबको पता होगा, ये भारत के मेडिकल क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये वेस्ट बंगाल के उस समय का जो बंगाल था, जिसे अभी आप वेस्ट बंगाल या कोलकाता के रूप में जानते हो, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर बीसी रॉय। तो उनके ही स्मृति पे ये पुरस्कार दिया जाता है जो भारत के चिकित्सा जगत में सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और अशोक पनगड़िया की अगर हम बात करें तो इन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भारत के नागरिक पुरस्कार हैं तो उसमें जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। आप सभी जानते हैं जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में अगर हम बात करें तो वो है भारत रत्न। उसके बाद क्रम में दूसरा आता है पद्म विभूषण और क्रम में तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथे क्रम में आता है पद्म श्री। तो ये भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो है पद्म श्री, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक बड़ी क्षति हुई है भारत को, हमारे देश के लिए। एक बहुत ही एक उम्दा शख्सियत थे और एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये एक मेडिकल शोधकर्ता थे और एक जाने माने शिक्षाविद थे, जिनको हमने अभी खो दिया है कोरोना महामारी के संक्रमण के वजह से, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे चर्चा किया और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, प्रश्नों को समझ गए होंगे। और आप सभी इस जो मैं ये वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें आपको पीडीएफ का लिंक भी शेयर किया जाएगा और आप उसे डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि एक तो आप वीडियो के फॉर्मेट में आप इन चीज़ों को जान जाओगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस जो हमने किया है, और फिर आप अगर चाहो तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे सेव भी कर सकते हो कि आप ऑफलाइन भी उसका फ़ायदा उठा सको। तो
तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे और भी लोग हमारे सेशन से लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर हाजिर होंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, एक नए डेली के डोज के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।